जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ली डिफेंस स्टडी में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मी जीडी के लिए जीके का तैयारी शुरू करेंगे। और मैं जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 क्लास ही लूंगा और 30 क्लास में जितना मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा वो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। ये पहला वीडियो है जीके का और इसके अलावा आपका सेट भी चलते रहेगा। जो राम सिंह का बुक का सेट है वो चलते रहेगा। उसका 2 वीडियो में डाल दिया हूँ, मतलब 2 सेट आ चुका है और मैथ का भी 4 वीडियो आ चुका है। तो नहीं देखे तो जाकर देखिए, आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर देखिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जीके। ये देख सकते हैं, एक एक करके सब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर टोटल याद करा दूंगा मैं। इस तरह से मैं बताऊंगा और जितना मैं लिखाऊंगा और जितना बताऊंगा उतना लिख जरूर लीजिएगा। नोट्स बनाइएगा, आपका खूब से खूब 30 पाना का या 35 पाना का बनेगा और इतना पढ़िएगा तो आपका जीके कन्फर्म है। 30 को है या इसमें जीके और जीएस दोनों शामिल मैं कर दूंगा और 35 पाना में ही आपका जीके और जीएस दोनों आ जाएंगे। करंट अफेयर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जब एग्जाम आपका नजदीक रहेगा, 10 दिन 20 दिन पहले, क्योंकि करंट अफेयर बदलते रहता है, इसलिए करंट अफेयर उस समय करेंगे और अपना मैच चलते रहेगा और सेट चलते रहेगा। तो नए है तो जरूर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करिए। जो कमी लग रहा होगा वो कमेंट करिएगा, मैं उसका पूर्ति जरूर करूंगा। तो चलिए, ये आपको पता है किसके लिए है? आपका आर्मी जीडी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, चलिए जीडी स्टूडेंट के लिए है। ये नोट्स जरूर बनाइएगा और एग्जाम कोई भी हो, शुरुआत में कर रहा हूँ इसके पढ़ाई का। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, धर्म से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, जिसमें से जैन धर्म से हो या गौतम बुद्ध से रिलेटेड हो, एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आज के वीडियो में वही कवर करेंगे और उसके अलावा और भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्या, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ब्लैक यूज करके देखो क्या उगेगा। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, देख लीजिए। तो उस समय क्या था, ईसा पूर्व था। वो ईसा पूर्व में क्या घटता था वर्ड, ठीक है। या उसके बाद इसका अगला साल हो जाएगा 562, इसके बाद 563, इस तरह से चलता है। तो ये तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है बताने वाला। और जब जन्म हुआ तब किसी न किसी स्थान पर जरूर जन्म हुआ होगा। तो इनका जन्म हुआ था नेपाल में। नेपाल में एक स्थान है कपिलवस्तु नामक स्थान के अंदर एक है लुम्बिनी नामक स्थान, वहां पर जन्म हुआ था। तो आप लिख सकते हैं लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी, या कोष्ठ में लिख लीजिएगा कपिलवस्तु। क्या, कपिलवस्तु नामक स्थान हो जाएगा कपिलवस्तु। अभी कहां पर है अभी फिलहाल में? तो ये है आपका नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान है, कपिलवस्तु में हुआ है। और जब जन्म हुआ है, किसी स्थान पर जन्म हुआ है, तो किन्हीं ना किन्हीं के घरे जन्म हुआ होगा। मतलब इनके पिताजी जरूर होंगे, इनके माता भी जरूर होंगे, तो ये जरूर होंगे। तो देखिए, तो इनके बाद, अच्छा, इसके बाद पिता का नाम है, चलिए कोई बात नहीं, सीक्वेंस इधर उधर चलिए, लेकिन मैं बताता हूँ। तो इनके पिता का नाम क्या है? सुशोधन। क्या, सुशोधन दिख रहा है? सुशोधन इनके पिता का नाम है। और माता का नाम क्या है? तो महामाया नाम है। माता का नाम महामाया। ठीक है, चलिए आपसे लिख रहा हूं महामाया इनके माता जी का नाम है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि नेपाल 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में इनके घर, तो सुशोधन जी के घरे जन्म हुआ था इनका। और उनकी माता जी थी महामाया। देखिए, महामाया जो है ना, इनका जन्म हुआ था, उसके 6 दिन बाद उनकी माँ का मृत्यु हो गया था। तो ये महामाया उनकी मौसी है। ठीक है, मौसी ही उनका लालन पालन की गौतम बुद्ध का। और ये 29 साल के बाद, कितना, 29 वर्ष के बाद ये अपना बौद्ध धर्म से रिलेटेड आगे अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, चलिए, तो आगे मैं बताऊंगा सभी। इसका बाद देखिए, अपना पहला शिक्षा, बोले शिक्षा की प्राप्ति कहाँ किए? तो एक ये बोध गया में। कहा?
बोध गया, बोध गया कहाँ है अभी? सही है अभी बिहार में। ठीक है। एक नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में सुशोधन जी के घर महामाया उनकी माता, इनका जन्म होता है। इतना क्लियर हो गया? एक लाइन में सब बोलिए, सब याद हो गया आपको। चलिए, इनका शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ? तब बोध गया में प्राप्ति हुआ, जो बोध गया अभी बिहार में है। बोध गया दिख रहा है ना लिखा हुआ? एक मिनट, थोड़ा सा इंक डाला हूँ। चलिए, ठीक हो गया, उगेगा। इंक डाला हूँ अभी तो थोड़ा लेट करेगा। चलिए, तो इनका शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बोध गया में। ठीक है, या सिर्फ गया भी बोल सकते हैं। ये प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिए थे? तो ये अपना प्रथम उपदेश, जब शिक्षा की प्राप्ति हो गई तो ये अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ। ठीक है, ये थो है, सारनाथ में अपना यह प्रथम उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में दिए थे। सारनाथ कहाँ है अभी? तो सारनाथ यूपी में है। ठीक है, सारनाथ यह यूपी में पड़ता है। तो ये हो गया। चलिए, अब माता का नाम हो गया सुशोधन, पिता का नाम सुशोधन, माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम क्या है? तब पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या? यशोधरा। ठीक है, ये बुक में भी मिलेगा, लेकिन आपको यहीं पर याद करा दिया जाएगा। इस ध्यान इस तरह से पढ़िए आप लोग। तो इनके यशोधरा है, सिर्फ ध नहीं, द यशोधरा। पत्नी का नाम महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। एक बार फिर से, पत्नी का नाम यशोधरा, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है। चलिए, अब इनका जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी जरूर हुआ होगा। तो कब हुआ है मृत्यु? तो मृत्यु हुआ है इनका 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 पूर्व में। अब कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है कुशीनगर में। कुशीनगर यह कहाँ पर पड़ता है? कुशीनगर यूपी में पड़ता है, गोरखपुर के पास। ठीक है, गोपालगंज बिहार है सटा हुआ, उसके बाद गोरखपुर पड़ता है। गोरखपुर में कुशीनगर है, वहीं पर इनका मृत्यु हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध का हो गया था। ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। तो ये कहाँ, यही क्वेश्चन हो गया, मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसमें लिख सकते हैं कुशीनगर, मैं वहां लिख दिया था। उससे कोई बात नहीं है। कुशीनगर कहाँ पर है? तो यूपी में है। ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन एक पूछता है कि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहाँ पर दिया है? शुरू में कहाँ दिए थे? फर्स्ट तो सारनाथ में दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे? तो सबसे ज्यादा दिए थे आपका, चलिए यहाँ है, सबसे ज्यादा आपका श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा ऐसे ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ उस तरह से भी लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। एक बार फिर से, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान कपिलवस्तु में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? तो महामाया था। पिता का नाम सुशोधन था। इनके शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तब बोध गया में हुआ था। बोध गया अभी बिहार में है। इसके बाद ये अपना जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो पहले का उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। तो सारनाथ कहाँ पर है? तो यूपी में है। और उस समय किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में। इनके बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। इनके पुत्र का क्या नाम है? तो राहुल है। ठीक है। इनके पत्नी का नाम क्या है? तो यशोधरा है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में। क्लियर हो गया। चलिए, हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं महावीर का। महावीर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। महावीर जी थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो आइए देखते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540
ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में, ठीक है, वैशाली, वो में वो ऐसे होता है, वैशाली कहाँ हुआ था? तो वैशाली। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। वैशाली के कहाँ पर? तो कुंडल ग्राम में, सॉरी कुंड ग्राम में, ठीक है। वैशाली के अंदर जगह है एगो कुंड ग्राम, वहां पर जन्म हुआ था महावीर भगवान जी का, ठीक है। ये जैन धर्म के 24वें गुरु है, और 24वें प्लस अंतिम, उसके बाद कोई गुरु नहीं बना, ये अंतिम थे। क्वेश्चन आ गया। हाँ देखिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम गुरु कौन है? तो यही है आपके महावीर, महावीर जी है, ठीक है, महावीर, यह महावीर है। इसके बाद जैन धर्म के प्रथम गुरु, देखिए प्रथम गुरु कहे या संस्थापक कहे, ये दोनों एक ही आदमी है। वो कौन है? ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव है आपके कौन? जैन धर्म के प्रथम गुरु या संस्थापक। ये जब जैन धर्म के स्थापन करे तो उतना ज्यादा प्रचार नहीं हुआ जैन धर्म का, ज्यादा लोग नहीं जाने, लेकिन जब महावीर जी बने तो बहुत लोग जैन धर्म को अपनाए। अशोक जो था वो अंत में जैन धर्म ही अपनाया था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया किससे रिलेटेड? जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं धर्म से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि आपके देश से रिलेटेड राष्ट्रीय गान क्या है, उसका समय क्या है, कौन लिखा है, क्या है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तो ये खत्म हो गया आपका। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो वो है आपका जन गण मन। आपको पता है ना, जन गण मन अधिनायक है, ये क्या है? राष्ट्रीय गान है। इसके बाद देखो गीत होता है, तो राष्ट्रीय गीत कौन होता है? तो वो होता है आपका वंदे मातरम, उसका भी चर्चा करेंगे। पहले इसका पूरा खत्म कर दे, जन गण मन का। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब जन गण मन कहाँ से लिया गया है? ये जरूरी क्वेश्चन है। तो ये लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? ये आनंद, एक मिनट, आनंद मठ से लिया गया आपका क्या? वंदे मातरम। ये जो लिया गया है गीतांजलि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि एक बुक है, उसमें से लिया गया है जन गण मन। और इसके लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब इसी बुक को लेकर जो लिखे थे साहित्य के क्षेत्र में, भारत का प्रथम व्यक्ति या एशिया का प्रथम व्यक्ति यही है जिन्हें 1913 में आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में भारत का प्रथम व्यक्ति है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो किताब था गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। ये एशिया के भी प्रथम व्यक्ति है और भारत के भी प्रथम व्यक्ति है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। 1930 में साइंस के क्षेत्र में मिला था सीवी रमन को, ठीक है, सीवी रमन को मिला था 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। 1913 में प्रथम व्यक्ति है नोबेल पुरस्कार आपका गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इसका बाद देख लेते हैं आपका जन गण मन गाने का, गान का समय कितना है, समय कितना लिया जाता है? तो समय लिया जाता है आपका, यहीं पर लिख दे रहा हूं, कितना? 52 सेकेंड, ठीक है, 52 सेकेंड। ये ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय गान को गाने के लिए 52 सेकेंड निर्धारित किया गया, लेकिन जब आपातकाल होगा, आपातकाल में तेजी में गाना है तो 20 सेकेंड निर्धारित किया गया। कितना? 20 सेकेंड निर्धारित है कि अगर आपातकालीन आ गया है तो तेजी में गाना है तो 20 सेकेंड में गाकर अपना खत्म करिए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, तो इसको अब आप लोग को एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूं क्या? चलिए, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो उतना नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो में कोशिश करूंगा लंबा वीडियो ना बने, क्योंकि लंबा बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, लड़का सब देखेगा नहीं। ये नोट्स जरूर बनाइएगा। तो मैं इतना थोड़ा सा ही मिटाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय गीत को खत्म कर दूं, ठीक है।
चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत बोलिए क्या है? तो वो है आपका वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम। तो बोलिए वंदे मातरम जो है ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है वंदे मातरम गीत कहां से लिया गया है? तो लिया गया है आनंद मठ से। कहां से? आनंद मठ से लिया गया है। एक मिनट, हाँ, आनंद मठ से लिया गया है आपका कौन? राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गीत इसके पहले जान लीजिए कि लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आपके राष्ट्रीय गीत के, यहां समझ रहे हैं ना इस तरह से, 2 नंबर है 3 नंबर। तो राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? मेरा राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी लेखक हैं वंदे मातरम का। लिया कहा गया ऐसे? तो आनंद मठ से लिया गया। तो जानिए आनंद मठ का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ही है। और वंदे मातरम में क्या कहा जाता है? सलम सुलम स से श्यामला म से में उस तरह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस जब राष्ट्रीय गान का समय निर्धारित है तो इसका भी समय निर्धारित है। तो गीत क्या? भारतीय राष्ट्रीय गीत का समय अवधि, ठीक है, चाहे समय भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। कितना है? 65 सेकेंड है। कितना? 65 सेकेंड में गाया जाता है आपका राष्ट्रीय गीत को। और राष्ट्रीय गान को कितना? 52 सेकेंड। आपातकाल में कितना? 20 सेकेंड में गाना होता है राष्ट्रीय जन गण मन का राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत जो है 62 सेकेंड में, सॉरी 65 सेकेंड में गाना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना होगा। इसके बाद और क्वेश्चन जोड़ दूं, लंबा वीडियो तो नहीं ना होगा। चलिए थोड़ा सा और कर देता हूं। बोलिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वह कितने कलर का होता है? तो लिखिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंग कितना होता है? 3 को, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा रंग क्या दर्शाता है। इसके थोड़ा सा और जान लीजिए। अब आपको कलर तो पता ही होगा, कलर के बारे में बात करेंगे, उसका मतलब क्या होता है तीनों का, वो सब बताया जाएगा। इसके बाद चक्र होता है। तो वो चक्र में कितने तीली होता है? तो वो तीली होता है आपके ध्वज में चक्र का रंग, तो वो होता है गहरा नीला। क्या? गहरा नीला होता है आपका चक्र का। और उसमें तीली की संख्या, चक्र में तीली के संख्या ये जानते होंगे आप लोग, कितना होता है? 24। लेकिन भागिएगा मोही, क्योंकि ये शुरुआत है। अब आप लोग सब लोग जानता होगा ये बेसिक चीजें, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ा जाएगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। मैं कह रहा हूं ना, आप नोट्स बनाइए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया 30 गो में तो मुझसे आकर बोलिएगा। चलिए, तो क्या भारत के राष्ट्रीय, ये हो गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की संख्या, और भारतीय ध्वज में तीलियों की संख्या 24। देखिए अब दर्शाता क्या है उसका मतलब थोड़ा सा समझिए कि 24 को काहे रखा गया है तीली। हम लोग ऐसे जानते हैं कि आपके महात्मा गांधी के चक्र है उसमें से लिया गया है, जो चरखा है उससे, लेकिन नहीं, यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय ध्वज कि ये गोल है, ये हमेशा समय के साथ चलते रहता है, चलेगा 24 घंटा, मतलब भारत 24 घंटा डेवलप करे, यह बताता है आपका चक्र। 24 को तीली मतलब है 24 घंटा को दर्शाता है, गोल है मतलब ये चल रहा है, अभी समय के साथ चलेगा और भारत जैसे जैसे ये चलेगा समय के साथ विकसित करेगा, यही आपको दर्शाता है यह चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हो गया, इसके बाद आपका इसका कलर के बारे में थोड़ा सा जान ले। आप पहले ही जान लीजिए कि भारतीय ध्वज की डिजाइन किसने किया है। भारतीय
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने बनाया है? डिजाइन किसने बनाया? डिजाइन किसने तैयार किया? तो वो किया पिंगले वेंकैया। कौन? पिंगले वेंकैया जी ने बनाया। कौन? पिंगली। इसका नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं पिंगली जी, या सिर्फ वेंकैया भी देता है, वेंकैया। थोड़ा इसका नाम जो है ना साउथ से है, ठीक है, इनका नाम है वेंकैया भी देता है, या फिर पिंगली जी वेंकैया भी दे देगा, या सिर्फ पिंगली भी आपको दे सकता है ऑप्शन में। तो ध्यान से रखिएगा, पूरा याद रखिएगा। तो ये ध्वज के डिजाइन करता होगा। अब बताइएगा ध्वज के, यहां लिखता हूं, ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात। तो जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है 3:2। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले लंबाई तब चौड़ाई, तब होगा 3:2। अब यही क्वेश्चन घुमा देगा जब कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो यह भी आप पलट दीजिएगा, 2:3 करिएगा। अगर पूछ दे आपसे चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ दे तो 2:3, तो घबराना नहीं है। लंबाई देखिए, इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ पर थोड़ा समय मिटा दूं। देखिए इसको लंबाई को ऐसे लिख दीजिए आप, मान लीजिए शॉर्ट में ऐसे लिखे, और चौड़ाई को ऐसे लिखे। इसका अनुपात 3 है, इसका 2 है। तो ये लॉ जो देखिए, मैं लॉ लिखता हूँ 3 की तरह, देख रहे हैं, लॉ जो है घुमा दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा 3 को, तो लॉ जैसे दिख रहा है कि नहीं, या लॉ को ऐसे कर दीजिएगा, इस तरह से लिखा, इसको ऐसे 3 हो गया। तो आपको लंबाई जब फिक्स हो गया 3, तो चौड़ाई 2 फिक्स है कि नहीं। तो रिलेट करके याद रखिएगा, तो कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिराने दो। अब चलिए, अब यहीं पर लंबाई चौड़ाई हो गया, तो खत्म करने के लिए तो टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और मैं कह रहा हूं ना, आपको 30 वीडियो सिर्फ मैं दूंगा जीके और जीएस का, उतना आपके लिए पर्याप्त है, आपके आर्मी स्टूडेंट के लिए, जीडी के लिए। अपना दौड़ बनाते रहिए, और ये मात्र 30 क्लास देख लीजिए, आपका 30 में 30 कोई नहीं रोकेगा। और मैथ का क्लास में पूरा जबरदस्त तरीके से 0 लेवल से बता रहा हूँ, तो उसे भी देखिए। और आपके पास बुक होगा राम सिंह का, वो बनाइए सेट सभी। और जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन, उसका तो मैं पूरा सेट का, मैं तो आपका क्वेश्चन का, जीके का भी, और मैथ मैथ आपका रीजनिंग, ये सभी करा दूंगा, हर सेट का। अभी 2 डाला हूं, तो जरूर देखिए, आप नहीं देखे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।